नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खाप के बारे में। आपने बहुत बार खाप पंचायतों का नाम सुना होगा। किसान प्रोटेस्ट के समय भी खाप पंचायतें काफ़ी खबरों में थी। अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट हो रहा है रेस्टलेस के द्वारा, वहाँ पर भी खाप पंचायतें काफ़ी खबरों में हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, खाप इन्फ्लुएंशियल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्या होती हैं ये? सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है समाज में। इनका इन्फ्लुएंस इसलिए होता है क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा लोग, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। बहुत से ज़्यादा लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े होते हैं और बहुत से ज़्यादा लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी जजमेंट होती है, जो भी ये डिसीजंस देते हैं, उनको मानते हैं। ये एक कारण है कि इनका समाज में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, खासकर इन स्टेट्स में। और इनमें भी हरियाणा, राजस्थान और यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इनका। हरियाणा से तो हमने कई ऐसे डिसीजंस निकल कर आए हैं खाप पंचायतों के, जिनको कई बार काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, वो हम आगे भी देखेंगे। अभी ये जो खाप पंचायतें होती हैं ये गोत्र, क्लैन के ऊपर बेस होती हैं या तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी जहाँ पे हम रहते हैं, तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की जो खाप पंचायत है उसको हम मानेंगे। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो कोई खाप पंचायत नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि जहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है तो वहाँ पे जो खाप है उसको हम मानेंगे प्लेस ऑफ रेजिडेंस। और फिर आता है गोत्र या क्लैन। गोत्र क्या होता है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गोत्र होता क्या है। देखिए, गोत्र ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं और इन 10 का एक गोत्र है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो कि किसी का भारद्वाज गोत्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारों के जो पूर्वज थे वो एक थे, ठीक है। इन सारों के ही जो पूर्वज थे वो कौन थे? ऋषि भारद्वाज थे। तो ये होता है गोत्र। मतलब जैसे मान लो आपका और किसी और व्यक्ति का गोत्र सेम है, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारे पूर्वज क्या थे? सेम थे। जो भी गोत्र ऋषियों के नाम पे आते हैं ना गोत्र, तो जो ऋषि का नाम होगा वो गोत्र होगा। तो गोत्र जो है उसका मतलब होता है कि हम सेम एक ही पूर्वज के वंशज हैं। तो ये जो खाप पंचायतें बनती हैं ये गोत्र या क्लैन के ऊपर बनती हैं या प्लेस ऑफ रेजिडेंस के ऊपर बनती हैं। ये उसके बेसिस होते हैं। नॉर्थ इंडिया में 300 से ज़्यादा लगभग जो खाप्स हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पे काफ़ी रीजन्स की, काफ़ी कम्युनिटीज़ की खाप्स आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कई जैसे हिंदुओं की देखने को मिलती हैं, है ना, जैसे जाटों की खाप्स देखने को मिलती हैं। कई कई जगह राजपूतों की भी देखने को मिलती हैं और कई कई जगह तो मुस्लिम्स की भी खाप देखने को मिलती है। तो पूरी टोटल अगर देखी जाए तो 300 मेजर खाप्स हैं इंडिया में, अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग कम्युनिटीज़ की। खाप करता क्या है? खाप एक मीडिएटर की तरह काम करता है फैमिली या विलेज के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। अब फैमिली का डिस्प्यूट का मतलब जैसे कि पति और पत्नी की बन नहीं रही है, बोलते हैं कि हमें डाइवोर्स चाहिए, तो एक फैमिली का डिस्प्यूट है, तो यहाँ पे मीडिएटर का काम करेगा। फिर देखेगा चलो समझाने समझाने की कोशिश कर लेते हैं, अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कर लो डाइवोर्स। विलेज डिस्प्यूट्स जैसे कि लैंड है। अब जैसे कई होते हैं ना कि जब लैंड, एक ज़मीन एक दूसरे के साथ लगती है तो वो जो जगह होती है उसको खोदते रहते हैं अपनी जगह बढ़ाने के लिए तो इस प्रकार की चीज़ें भी काफ़ी गांव देहात में देखने को मिलती हैं। तो ये जो लैंड डिस्प्यूट हो गए विलेज में, या और प्रकार, बहुत से प्रकार के, मान लो पड़ोसी एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, तो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स के केस में मीडिएटर का काम करते हैं खाप पंचायतें। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हार्मनी यानी भाईचारे को मेंटेन करना अपने कम्युनिटी में। तो अपनी जो कम्युनिटी है वहाँ पे अलग अलग लोगों में एक दूसरे के साथ भाईचारा, हार्मनी मेंटेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लैंड से रिलेटेड, मैरिटल इश्यूज से रिलेटेड या फैमिली मैटर से रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट हैं उन्हें ये सॉल्व करने का काम करते हैं। इनका जो काम है ये ऐसा रिजोल्यूशन देना है या ऐसा रिजोल्यूशन अचीव करना है जिससे सारी की सारी पार्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। खाप्स के पास ऐसी अथॉरिटी होती है कि वो कुछ पेनल्टीज़ लगा सकती हैं, जैसे कि मॉनिटरी फाइन्स लगा सकती हैं। अगर मान लीजिए कोई दोषी करार दिया जाता है खाप पंचायतों के द्वारा, तो उसको बोला जा सकता है कि आप भैया इतना पैसा जो है वो आप दीजिए, तो ये मॉनेटरी फ़ाइन हो गया। इसके साथ साथ सोशल बाइकआउट भी हो सकता है। अब सोशल बाइकआउट जो है ये, इसका बड़ा क्रिटिसिज्म किया जाता है क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है। ऐसा
क्या काम हो गया जिसके लिए माफ़ी नहीं मिल सकती है, या ऐसा क्या काम हो गया जिसके लिए आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि ये गांव से इसको ओस्ट्रेसाइज कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, इसको बाइकआउट किया जाए। बाइकआउट तो किसी व्यक्ति का नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसी काफ़ी खबरें देखने को मिली हैं, जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने, किसी परिवार में किसी लड़की ने किसी और जाति के लड़के के साथ शादी कर ली, तो फिर उस पूरे परिवार को ही बाइकआउट कर दिया जाता है कि वह तुम्हारे घर की बेटी ने या बेटे ने जो है वो इस प्रकार से दूसरी जाति में शादी कर ली। तो ऐसे कई केस देखने को मिले हैं जहाँ पे उस परिवार को बाइकआउट किया जाता है। तो सोशल बाइकआउट ये किया जाता है, इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है। तो इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है कि हम जो सोशल नॉर्म्स हैं और जो कस्टम्स हैं उनको बनाए रखने का काम कर रहे हैं। अब इसमें कई प्रैक्टिसेस हैं जिनका क्रिटिसिज्म भी होता है, जैसे कि काफ़ी रिग्रेसिव सोशल कस्टम्स को इंडोर्स करना, इसके साथ साथ इंटरकास्ट मैरिजेस को अपोज करना, इंट्रा गोत्र और इंट्रा विलेज मैरिजेस को, यानी अपने ही गोत्र में या अपने ही गांव में जब शादियां कर ले रहे हैं तो इसको भी अपोज किया जाता है इन लोगों के द्वारा। तो इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है, भी आप क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देखिए, इंटरकास्ट मैरिजेस तो होनी चाहिए, क्योंकि जातिवाद तो तभी ख़त्म हो जाएगा जब एक दूसरे के साथ इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगेंगे। इंट्रा गोत्र जो है, इसमें ये मतलब वो भी अपने ही गोत्र में शादी करनी है। तो जैसे गोत्र का मैंने आपको बताया कि गोत्र का मतलब होता है कि एक ही ऋषि हमारा वंशज है। तो गोत्र के केस में हम एक दूसरे को ऐसा मानते हैं भी, जैसे अगर आपके गोत्र का बाकी कोई व्यक्ति है तो वो भाई बहन हुए आपसे, ठीक है। इसलिए अगर इंट्रा गोत्र को अपोज कोई व्यक्ति करता है तो मुझे लगता है कि शायद वो जायज़ हो सकता है। अब मेरे को ज़्यादा इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें मुझे लगता है कि शायद ये जायज़ है। आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इंट्रा विलेज, अब हमारे इंडिया में गांव का जो सिस्टम है वो ऐसा होता है कि हमारे गांव में सारे एक दूसरे के चाचा मामा है ना, ताऊ, सारे ऐसे होते हैं, तो अपने वो परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। तो इंट्रा विलेज मैरिजेस को अपोज करना भी मुझे नहीं लगता कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई क्रिटिसिज्म है। लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेस को अपोज करना ये ज़रूर क्रिटिसिज्म है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जातियों का कहीं भी जिक्र नहीं आता है, कहीं भी जातियाँ नहीं लिखी हुई हैं। हमारे यहाँ पे कर्म मूलक विभाजन आता है। जैसे हमारे यहाँ पे मनुस्मृति को भी कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी मनुस्मृति को पढ़ के बता नहीं सकते कि यहाँ पे बताओ कहाँ पे जातियों का जिक्र है। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का जिक्र है जो कर्मों के आधार पर होती थी। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर मान लो कि एक ब्राह्मण है और एक शूद्र है, तो अगर शूद्र अच्छे कर्म करता है तो उसकी प्रमोशन भी हो सकती है ऊपर वाले जो वर्ण हैं। और अगर ब्राह्मण कोई गलत काम करता है तो उसकी डिमोशन भी हो सकती है, वो नीचे पायदान में भी आ सकता है। तो मनुस्मृति ये बोलती है, लेकिन दिक्कत ये है कि कई लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, बस कहीं पे सुन लिया और क्रिटिसाइज़ करने लग पड़े। यही दिक्कत है हमारे यहाँ पे भारत में। तो यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस का अपोज करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये जायज़ क्रिटिसिज्म है। अब जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये कहते हैं कि ये कंट्राडिक्ट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो कि हमारे भारत के लीगल फ्रेमवर्क में, भारत के संविधान में भारत के हर नागरिक को, सिटीजन को दिए गए हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको ये कंट्राडिक्ट करता है। इसके साथ साथ खाप पंचायतों का एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि ये मेल डोमिनेटेड पंचायत हैं, मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पे हमेशा लड़के ही, मर्द ही डिसीजन लेंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि महिलाएं डिसीजन नहीं ले सकती हैं, ठीक है ना, महिलाएं भी डिसीजन ले सकती हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। हालांकि 2014 में एक खाप पंचायत थी हरियाणा में जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस को अलो किया था। तो धीरे धीरे देखो, इसका क्रिटिसिज्म तो चलो अपनी जगह है ही, लेकिन हमें इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि जो खाप पंचायतें हैं वो अपने आप को इवोल्व भी कर रही हैं। टाइम के साथ साथ उन्होंने इवोल्व भी किया है, और धीरे धीरे आगे भी जब उनको ज़रूरत दिखेगी और जब वहाँ की जो अपनी जनता है वो जब बातें उठाएगी तो स्वाभाविक है कि अपने आप को इवोल्व और भी ज़्यादा आगे करेंगे। क्योंकि अगर इसका क्रिटिसिज्म अपनी जगह जायज़ है तो ये इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो भी इस प्रकार से जायज़ है कि जैसे लैंड का इशू हो गया या मैरिटल इशू हो गया है ना, डाइवोर्स एंड ऑल जो भी है, अगर ये कोर्ट में जाएगा तो इसमें जो गरीब आदमी है उसके केस में बहुत पैसा लगेगा। तो खाप पंचायतें अगर अपने तरफ से ही उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकती है तो वो गरीब आदमी का जो पैसा है वो बच जाएगा। अदरवाइज़ कोर्ट में जाएंगे तो लॉयर को कितना पैसा देना पड़ेगा,
तो इसलिए इनके प्रोस भी हैं और इनके कॉन भी हैं अपनी जगह। कॉन जो हैं, क्रिटिसिज्म जो है वो धीरे धीरे जब ये इवोल्व अगर नहीं होते हैं इवोल्व तो फिर तो क्रिटिसिज्म ही है, लेकिन अगर ये इवोल्व होते हैं तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सस्ता अल्टरनेटिव है गरीब आदमी के लिए। अब जो खाप पंचायतें हैं ये पॉलिटिकल मैटर्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं। ये बेसिकली प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करती हैं और लोगों को मोबिलाइज़ करने का काम करती हैं कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए। जैसे अभी हम ये जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट है, यहाँ पे हम खाप पंचायतों को देख रहे हैं कि खाप पंचायतें जो वहाँ के रेसलर्स हैं उनके साथ खड़ी हैं, तो ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती हैं। किसान आंदोलन के समय में भी हमने देखा कि काफ़ी खाप पंचायतों ने किसानों का साथ दिया था। तो इस प्रकार से ये पॉलिटिकल मैटर्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं और किसी भी पॉलिटिकल इशू के लिए ये लोगों को मोबिलाइज़ करती हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करती हैं, फंक्शन करती हैं। इनका काफ़ी एक्सटेंसिव नेटवर्क है, जैसे हमने पहले भी कहा कि इनका इन्फ्लुएंस क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग इनके साथ जुड़े हैं और इनका जो भी डिसीज़न होगा, जो भी होगा, वो सारे वो लोग मानते हैं। ये इनका एक इन्फ्लुएंस है। तो इनके पास एबिलिटी है कि ये लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यही एक कारण है कि नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सी खाप पंचायतों के साथ एलाइज करती हैं। तो पॉलिटिकली ये एक्टिव भी हैं, पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस प्रकार के जो आपके पास खाप पंचायतें हैं इनके साथ एलाई भी करती है, क्योंकि बहुत से इंडिविजुअल्स के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस होता है, काफ़ी एक्सटेंसिव नेटवर्क है इनका। हालांकि ऐसे बहुत ही कम खाप लीडर्स हैं, यानी खाप पंचायतों से निकले या खाप ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनसे निकले बड़े कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना एक अच्छा पॉलिटिकल करियर, जो सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर बनाया हो, उनकी ट्रांजिशन उसमें हुई हो। ऐसे बड़े ही कम खाप लीडर्स हैं, इक्का दुक्का ही देखने को मिलते हैं आज के समय तो, और इससे पहले भी कोई बड़ा नंबर इनका नहीं रहा है। तो खाप लीडर जो हैं वो खाप पंचायतों तक सीमित रहते हैं, उस टेरिटरी तक सीमित रहते हैं जहाँ तक उनका जो भी मतलब है ना, जो भी उनका डिसीजन, जहाँ तक लोग उनके साथ जुड़े होते हैं वहाँ तक उनका डिसीजन सीमित रहता है। और एक पॉलिटिकल करियर जो है वो सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर बहुत ही कम ऐसे खाप लीडर्स हैं जिन्होंने अपना बनाया है। अब खाप जो हैं वो काफ़ी जो ऐसे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन्हें अमेंड करने की भी बात करते हैं, पर्टिकुलरली जो मैरिज से रिलेटेड बनाए गए लॉज हैं। काफ़ी सालों से खाप पंचायतें मांग करती हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट को अमेंड किया जाए ताकि जो सेम गोत्र और सेम विलेज मैरिजेस हैं उन्हें बैन किया जाए, कि कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र में शादी ना करे या कोई भी व्यक्ति अपने ही गांव में शादी ना कर ले। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में चेंज की मांग होती आई है खाप पंचायतों के द्वारा। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि हम एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपने जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उन्हें प्रिजर्व करने के साथ साथ जो सोसाइटी के डायनामिक्स में चेंज आ रहे हैं उनकी एडेप्टेशन में। तो अब बिल्कुल आसान भाषा में कि मतलब हम मॉडर्न भी बने लेकिन जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं हम उन्हें भी प्रिजर्व करके रखें। तो ये एक तर्क दिया जाता है कि क्यों हम इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जैसे सेम गोत्र सेम विलेज मैरिजेज हैं, क्यों हम इसको अपोज करते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न तो बनना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो कल्चर ट्रेडिशंस हैं उन्हें भी प्रिजर्व करके रखा जाए। अब अगर हम बात करें कि खाप पंचायतों में एक लीडर जो है वो कैसे बनेगा, तो देखिए पहले जो खाप का प्रेसिडेंट या लीडर बनता था वो हेरिडिटरी बनता था, जैसे कि दादा बनेगा, फिर बेटा बनेगा, फिर पोता बनेगा, तो ऐसे एक ही परिवार का मतलब हेरिडिटरी चलता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब भी खाप बैठती है, किसी भी पर्टिकुलर खाप की मीटिंग होती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी खाप पंचायतें एक दूसरे के साथ मिलकर जो है मीटिंग करती हैं, तो अब जब भी पर्टिकुलर खाप बैठती है या ग्रुप ऑफ खाप्स बैठते हैं तो वहाँ पे जो चेयरमैन होगा, जो प्रेसिडेंट या लीडर होगा, उसे यूनानिमसली ऑन द स्पॉट नॉमिनेट किया जाएगा, यानी वहीं पे नॉमिनेट किया जाएगा जब मीटिंग हुई, और यूनानिमसली यानी कि एक मत से किसी एक जो व्यक्ति है उसे चेयरमैन या प्रेसिडेंट या लीडर या जो भी आपने कहना कह लीजिए वो नॉमिनेट किया जाएगा। तो अब हेरिडिटरी नहीं चलता है। तो अभी यहाँ पर भी देखो ये एक मुझे लगता है कि ये एक इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि जब हेरिडिटरी चल रहा है तो अब मान लो कि किसी एक परिवार के खाप प्रेसिडेंट या लीडर बनते जा रहे हैं, तो हो सकता है उसके किसी दूसरे परिवार के साथ बनती ना हो, या फिर अब जैसे मान लो कि दादा है
फिर बेटा है तो फिर पता है अगला कौन आएगा, पोता आएगा। तो हो सकता है कि इसके साथ किसी की बनती ना हो, या इसके साथ ऐसा है भी कोई पैसे पूसे खिला दे, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी प्रेसिडेंट कौन है या लीडर कौन है। तो वो पैसे खा वो करप्ट भी बन सकता है, और इसके साथ साथ वो जो है वो बायस भी हो सकता है किसी परिवार के लिए। तो ये एक गलत प्रथा थी जो हेरिडिटरी चलती थी। अब यहाँ पे ये हो गया कि भैया अब जो है अब उसी समय ऑन द स्पॉट नॉमिनेट किया जाएगा चेयरमैन, और यूनानिमसली किया जाएगा। तो पहले किसी को भी पता नहीं होगा कि जो लीडर है कि वो कौन है, राइट। अब देखो यहाँ पर करप्शन तो यहाँ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा है कि यहाँ पे चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। यहाँ पे जो जस्टिस है वो शायद काफ़ी अच्छे से बिना बायसनेस के साथ दी जा सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि 100% यहाँ पे दी ही जा सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा सकता है कि काफ़ी अच्छे से यहाँ जस्टिस दी जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इसके क्रिटिसिज्म भी हैं और इसके नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ साथ साथ में चल ही रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि कैसे हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, राइट। तो ऐसा कोई डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि किसी एक पर्टिकुलर खाप में एक से ज़्यादा लोग भी क्लेम करने लगते हैं, दावा करने लगते हैं कि हम इसके लीडर हैं, तो उससे फिर फाइट्स और डिस्प्यूट्स भी काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनके ये पॉजिटिव और नेगेटिव्स थे। तो बेसिकली खाप्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और खाप लेकिन है, सच्चाई तो यही है कि 230 से ज़्यादा मेजर खाप्स हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं, और काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है इनका काफ़ी स्टेट्स में, जैसे कि यूपी हो गया, आपके पास हरियाणा हो गया, आपके पास राजस्थान हो गया। तो इसलिए हमने इसको अच्छे से कवर किया, इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव। अब आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके करंट अफेयर ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।